आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक विश्लेषण पर बात करेंगे जहां प्राचीन भारतीय ज्ञान को दो अलग-अलग और बेहद खतरनाक तरीकों से तबाह किया गया। पहले एक बेहद क्रूर शारीरिक हमले के जरिए और फिर एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक गुलामी के रूप में। यह कहानी है हमारे प्राचीन ज्ञान के खौफनाक विध्वंस की और अब डिजिटल युग में उसके फिर से उदय होने की। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए। जिस समय पश्चिमी दुनिया अज्ञानता के गहरे अंधेरे में जी रही थी, ठीक उसी समय भारत के सीने पर दुनिया की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी धू-धू कर क्यों जल रही थी। ये सिर्फ कुछ ईंट पत्थरों से बनी एक इमारत का जलना नहीं था। ये उस विशाल ज्ञान का जलना था जो सदियों से पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा था। आइए इस रहस्य और विनाश के इस अकल्पनीय पैमाने को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। खंड 1, नालंदा, ज्ञान का सूर्य। अब अगर आपको लगता है कि आधुनिक बिहार में मौजूद नालंदा बस कोई आम सा कैंपस था, तो फिर से सोचिए। ये कोई मामूली जगह नहीं थी। ये दुनिया भर में मानी जाने वाली एक बेहद एडवांस्ड, वैज्ञानिक और विश्व स्तर पर सम्मानित यूनिवर्सिटी थी। सोचिए, आज ड्रोन और आधुनिक मशीनों से खुदाई के बाद भी हम इसका सिर्फ 10 से 15% हिस्सा ही खोज पाए हैं। यहाँ एडमिशन पाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। एंट्रेंस एग्जाम इतना मुश्किल होता था कि 10 में से मुश्किल से 2 या 3 छात्र ही इसे पास कर पाते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत और तुर्की से स्टूडेंट्स मीलों का सफर तय करके यहाँ पढ़ने आते थे। और सबसे कमाल की बात बताऊं, पढ़ाई, रहना, खाना सब कुछ एकदम 100% फ्री था। इसका पूरा खर्च आसपास के करीब 200 से 250 गांव से आने वाले रेवेन्यू से चलता था। इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राकृतिक रोशनी और हवा के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा ज्ञान रखा कहाँ जाता था। इसका जवाब है धर्मगंज। ये नालंदा का दिल था। और ध्यान दीजिए, ये कोई एक कमरा नहीं था, बल्कि 3 गगनचुंबी इमारतें थीं यहाँ। रत्नोदधि, रत्नसागर और रत्नरंजक। यकीन मानिए, इनमें से कुछ तो 9 मंजिल ऊंची थीं। ये एक ऐसा भव्य आर्काइव था जहां प्राचीन ऋषियों और वैज्ञानिकों के सदियों के शोध और ज्ञान को सहेज कर रखा गया था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। खंड 2, खिलजी का अहंकार। साल 1193 ईस्वी का वो दौर जब बख्तियार खिलजी नाम का एक आक्रांता सत्ता की भूख लेकर भारत आया। लेकिन तबाही मचाने वाले इस शख्स को एक ऐसी रहस्यमयी और भयानक बीमारी ने जकड़ लिया कि अफगानिस्तान और अरब से आए बड़े बड़े हकीम भी फेल हो गए। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। तब बुलाया गया नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को। लेकिन खिलजी का अहंकार देखिए, उसने शर्त रख दी कि वो कोई भी दवाई ना खाएगा, ना पिएगा। अब आचार्य ने भी बड़ी शांति से ये असंभव सी चुनौती मान ली। उन्होंने खिलजी को एक कुरान दी और कहा कि इसे रोज पढ़िए। और चमत्कार देखिए, वो पूरी तरह ठीक हो गया। कैसे? दरअसल आचार्य ने बहुत ही चालाकी से कुरान के पन्नों के कोनों पर एक अदृश्य लेकिन बेहद असरदार दवाई का लेप लगा दिया था। जब खिलजी पन्ने पलटते हुए उंगली पर थूक लगाता, तो वो दवाई उसके शरीर में पहुंचकर उसे ठीक कर रही थी। है ना बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से ये स्पष्ट करती है कि कैसे एक शारीरिक इलाज ने खिलजी के अहंकार पर कितनी गहरी चोट की। एक असुरक्षित आक्रांता ये सच्चाई हजम ही नहीं कर पाया कि जिन पर वो राज करना चाहता था, उनका वैज्ञानिक ज्ञान उसके अपने हकीमों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था। एहसानमंद होने के बजाय इस जीवनदान ने उसके अंदर एक भयंकर ईर्ष्या और हीन भावना की आग लगा दी। उसने तय कर लिया कि वो इस पूरे ज्ञान और व्यवस्था को ही जड़ से खत्म कर देगा, जिसे वो कभी समझ नहीं सकता था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा खंड, ज्ञान का नरसंहार। इसी जलन का नतीजा इतिहास का सबसे खौफनाक अध्याय बन गया। खिलजी की बर्बर सेना ने नालंदा के शांत परिसर पर धावा बोल दिया। सामने कोई सैनिक नहीं थे। वहां सिर्फ ध्यानमग्न बौद्ध भिक्षु, ब्राह्मण और वो छात्र थे जो हाथ में केवल कलम पकड़ना जानते थे। सेना ने इन निहत्थे विद्वानों का बेरहमी से कत्लेआम कर दिया। पूरा परिसर लाल करने के बाद खिलजी का रुख हुआ अपनी असली मंजिल की तरफ, धर्मगंज। और फिर वो हुआ जिसने इतिहास को रुला दिया। 90 लाख, जी हाँ आपने सही सुना, तीनों विशाल इमारतों में रखी 90 लाख से ज्यादा अनमोल पांडुलिपियों को आग के हवाले कर दिया गया। ये आग कोई 1 या 2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने तक सुलगती रही। पूरे 6 महीने। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो प्राचीन ज्ञान आज के पतले कागजों पर नहीं, बल्कि पेड़ों की छालों और ताड़ के पत्तों पर लिखा गया था।
1260 ईस्वी की फारसी किताब तबाकत-ए-नासिरी आज भी इस बात की गवाही देती है कि कैसे इस ज्ञान के पूरे शहर को राख में बदल दिया गया। अगर हम दुनिया के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि सांस्कृतिक विनाश का ये खौफनाक पैटर्न कोई इकलौता मामला नहीं था। 1193 में खिलजी ने नालंदा को जलाया। ठीक वैसे ही 1258 में मंगोलों ने बगदाद के हाउस ऑफ विजडम को तबाह किया, जहां कहते हैं कि टिग्रिस नदी का पानी स्याही से काला और खून से लाल हो गया था। और 20वीं सदी में नाजी जर्मनी में खुल्लम खुल्ला किताबों की होली जलाई गई। ये सब एक ही मानसिकता का हिस्सा है। किसी समाज को पूरी तरह गुलाम बनाना है ना, तो सबसे पहले उसके इतिहास और ज्ञान को जलाकर उसका सांस्कृतिक नरसंहार कर दो। अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं। खंड 4, मैकाले का मीठा जहर। भारत के ज्ञान पर सबसे खतरनाक हमला तो अभी बाकी था। 19वीं सदी में एक नया दौर शुरू हुआ। इस बार आक्रांता कोई खून से सनी तलवार लेकर नहीं आया था, बल्कि सूट बूट पहने एक सभ्य मुस्कान के साथ जहाजों से उतरा था। ये थे अंग्रेज, और उनके सबसे शातिर बौद्धिक रणनीतिकार थे लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इन दोनों तरह के कब्जों में बड़ा बुनियादी फर्क था। बख्तियार खिलजी का हमला शारीरिक था, उसने इमारतें जलाईं, विद्वानों को मारा। लेकिन लॉर्ड मैकाले, उसने एक बेहद चालाक मनोवैज्ञानिक उपनिवेशवाद यानी इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन की शुरुआत की। उसने हमारे पारंपरिक गुरुकुलों की फंडिंग रोक दी, हमारे सांस्कृतिक गर्व को हीन भावना में बदल दिया और हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली की रीढ़ ही तोड़कर रख दी। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैकाले का असली एजेंडा क्या था। उनका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत इस बात में बिल्कुल साफ नजर आता है। उसने खुल्लम खुल्ला कहा कि हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, विचारों, नैतिकता और बुद्धि से पूरी तरह अंग्रेज हो। इसी नीति ने हमारी अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन का प्रतीक बना दिया और अंग्रेजी को सफलता और बुद्धि का अल्टीमेट पैमाना घोषित कर दिया। ये सिस्टमैटिक मेंटल प्रोग्रामिंग कितनी खतरनाक थी, जरा इस बात से समझिए। 1836 में मैकाले ने अपने पिता को एक लेटर लिखा था। इसमें उसने बड़े घमंड से कहा कि अगर उनकी शिक्षा नीति ऐसे ही चलती रही तो अगले 30 सालों में बंगाल के उच्च वर्ग में ऐसा एक भी इंसान नहीं बचेगा जो अपनी संस्कृति से जुड़ा हो। खिलजी ने तो बस किताबें और इमारतें जलाई थीं, लेकिन इस नीति ने तो हमारे दिमागों को ही गुलाम बना दिया। एक ऐसा हीन भावना का मीठा जहर जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में गहराई तक मौजूद है। अब आते हैं हमारे अंतिम पड़ाव पर। खंड 5, अपनी जड़ों की ओर वापसी। नालंदा के वो जले हुए खामोश खंडहर आज भी हमें उस महान विरासत की याद दिलाते हैं जो हमने खो दी। लेकिन सुनिए, ये वक्त सिर्फ अफसोस करने का नहीं है। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। ये एक डिजिटल अवेकनिंग का दौर है। आज हमारे पास अपने प्राचीन ज्ञान और ग्रंथों को क्लाउड और डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित करने की ऐसी शानदार तकनीक है जिसे कोई भी नया खिलजी माचिस की तीली से नहीं जला सकता। लेकिन आज की असली चुनौती इन ई-लाइब्रेरियों को बचाना नहीं है। असली चुनौती है उस मानसिक गुलामी की कंडीशनिंग को खत्म करना, उसे अनलर्न करना, जो मैकाले हमारे दिमागों में इंस्टॉल कर गया था। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम मैकाले की इस मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपनी असली जड़ों की ओर वापस लौटेंगे? प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम ही भविष्य का रास्ता है। क्योंकि याद रखिए, जो पेड़ अपनी जड़ों से कट जाता है ना, वो एक छोटी सी आंधी में भी उखड़कर गिर जाता है। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।